हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 29 अगस्त के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, सभी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का अगर आपने यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे MCQs आते रहते हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, और जितनी भी चैनल से रिलेटेड न्यूज़ हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं लेट्स क्रैक विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल के, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज बताना चाहूँगा कि इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को भी आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे। तो इन करंट अफेयर की पीडीएफ को लेने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ RO एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और FRO मेंस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है इस टाइम पे, तो मिनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली MCQ प्रैक्टिस ग्रुप भी चल रहा है जिसमें आपको डेली MCQs मिलते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो GS2 से न्यूज़ आ रही है, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इंडिया और थाईलैंड के रिलेशंस के ऊपर, यानी कि इंडिया थाईलैंड रिलेशंस की बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया के बीच में और थाईलैंड के बीच में, जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, आसियान देश का एक मेंबर है, कि भारत के थाईलैंड के साथ कैसे हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस हैं, यानी कि ऐतिहासिक और कैसे सांस्कृतिक संबंध हैं, उनकी बात की जा रही है। तो एज पार्ट ऑफ हिज विजिट टू थाईलैंड फॉर द 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिटेड दी देवस्थान इन बैंकॉक। तो बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अभी इंडिया थाईलैंड की एक जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई है, जहाँ पे भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, वो वहाँ पे गए थे। तो क्या कल्चरल टाइज़ हैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम देखें, तो भारत और साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री शेयर करता है कल्चरल और कमर्शियल रिलेशंस की। द क्लासिकल संस्कृत एंड पाली टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया कैरी रेफरेंसेज ऑफ द रीजन यूजिंग वेरियस नेम्स। जो भारत में संस्कृत टेक्स्ट मिलते हैं और पाली लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट मिलते हैं, वहाँ पे उन टेक्स्ट्स में अगर हम देखें, उन किताबों में और उन ग्रंथों में अगर हम देखें, तो साउथ ईस्ट एशिया की कई जगहें ऐसी हैं जिनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। जैसे कि कथा कोश में अगर हम देखें, स्वर्ण भूमि का मिलता है और स्वर्ण द्वीप का मिलता है। ये स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप ये एंशंट नेम्स हुआ करते थे कुछ देशों के, जैसे कि थाईलैंड के या कंबोडिया के, उनके ये पौराणिक नाम हुआ करते थे। यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स हैव रेफर्ड टू साउथ ईस्ट एशिया एज द फार्दर इंडिया, क्योंकि वो रीजन बिल्कुल भारत जैसा ही रहता था, भारत जैसा ही रीजन था, तो उस रीजन को यूरोपियन के द्वारा और जो भारतीय स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा एक फार्दर इंडिया कहा गया, कि ये जो इंडिया, तो जो जिसमें हम रह रहे हैं वो तो इंडिया है ही, ये इंडिया से थोड़ा दूर है, यानी कि दूरस्थ इंडिया हम कह सकते हैं कि एक दूर इंडिया है थोड़ा सा, ठीक है। ग्रेटर इंडिया भी कह सकते हैं उसको, वृहद भारत भी कह सकते हैं, और हिंदुआइज्ड और इंडियनाइज्ड स्टेट्स भी कह सकते हैं उसको, कि वो हिंदू या भारतीय राज्य के रूप में वो सब कंट्रीज़ हैं, जैसे कि थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कल्चरल रिलेशंस रहे हैं या जो भी वहाँ की संस्कृति थी, कल्चर था, वो लगभग भारत से मिलती थी। द संस्कृत, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट इंडिकेट दैट इंटरेक्शंस बिटवीन द टू रीजन्स गो बैक मोर देन 2000 ईयर्स अगो। चाहे आप संस्कृत टेक्स्ट देखें, बुद्धिस्ट देखें या जैन टेक्स्ट देखें, तो सभी में हम पाएंगे कि भारत का उस रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन से, जहाँ पे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ मिलते हैं, उनसे करीब करीब पिछले 2000 सालों से हमारा रिलेशंस हैं सी वोएज के थ्रू, एंड दैट ट्रेड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, और जो व्यापार है वो अपने आप में एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। द फर्स्ट इंडियन किंगडम टू कम अप इन साउथ ईस्ट एशिया वाज फूनान। तो फूनान जो है वो पहला भारतीय किंगडम था जो साउथ ईस्ट एशिया में आया था, विच इज़ द प्रीडेसर ऑफ मॉडर्न कंबोडिया। तो फूनान जो है वो प्रीडेसर था, यानी कि जस्ट एक पीछे था मॉडर्न कंबोडिया से। कंबोडिया अब हो गया है, इससे पहले वो फूनान हुआ करता था। एंड लिनी इन सदर्न वियतनाम, बोथ ऑफ विच केम अप इन द 2nd सेंचुरी सी। तो यानी कि 200 AD के आसपास ये दोनों आए थे। तो कंबोडिया में फूनान के नाम से और वियतनाम में लिनी के नाम से। Many local languages in the region, including Thai, Malay, and Javanese, contain words of Sanskrit, Pali, and Dravidian origin in significant proportion. तो चाहे आप थाई लैंग्वेज के लिए बात करें या मलाई, जो मलेशिया की मलाय लैंग्वेज है, और जावा आइलैंड्स की, इंडोनेशिया के जो जावानीज़ वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें संस्कृत के, पाली के और द्रविडियन लैंग्वेजेस जो हैं, तेलुगु, तमिल, इन सब के जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, इन सब के उसमें अंश देखने को मिलते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया
ऑन साउथ ईस्ट एशिया वाज इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहा है भारत का साउथ ईस्ट एशिया पे, चाहे शैविज़म की बात करें, वैष्णविज़म की बात करें, थेरावेदा बुद्धिज़्म की बात करें और महायान बुद्धिज़्म की बात करें, तो सभी का प्रचार भारत से, क्योंकि ये सारे धर्म जो हैं वो, ये सभी धर्म का जो जनन है वो भारत में हुआ है और भारत से ही ये विश्व में फैले हैं। तो बुद्धिज़्म धर्म की अगर हम बात करें वो भारत में हुआ है, शैविज़म भारत में था, वैष्णविज़म भारत में है, यानी कि जो शैविज़म वो लोग हुए जो शिव को फॉलो करते हैं और वैष्णविज़म वो लोग हुए जो विष्णु को फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें भारत में जन्मी, भारत में पनपी और यहाँ के से बाद यानी कि भारत के बाद ये बाकी सभी देशों में इनका विस्तार हुआ। सेवरल मॉन्यूमेंट्स इन थाईलैंड शोज़ इंडियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो कई मॉन्यूमेंट्स भी हैं थाईलैंड में जो ये दर्शाते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है इस रीजन का या भारत का उस रीजन में। दिस इंक्लूड्स, एक तो बोरोबुदुर स्तूपा है जावा में, तो ये तो जावा इंडोनेशिया में हो गया। अंकोर वाट टेम्पल है कंबोडिया में, यानी कि कंबोडिया अपने आप में कंट्री है, और माइसोन टेम्पल है वियतनाम में। तो यहाँ पे सभी ये जो सभी टेम्पल्स हैं, माइसोन टेम्पल अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विज़िट करके आए थे। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि भारत का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहा है। अगर हम देखें, थोड़ा मैप को देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया के, तो साउथ ईस्ट एशिया का मैप अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये भारत है, ये ऊपर नेपाल है, इधर भूटान है, ये बांग्लादेश है और ये भी भारत का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, और ये म्यांमार है। अब ये जितना भी एरिया है म्यांमार से लेके यहाँ तक का, ये जितना भी एरिया है ये सारा आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आता है। तो कौन कौन से देश आते हैं देख लेते हैं इसमें। म्यांमार आता है इसमें, फिर यहाँ पे म्यांमार से अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, तो म्यांमार के बाद थाईलैंड आएगा, फिर ये नीचे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिर ये लाओस आ जाता है, उसके बाद फिर कंबोडिया है, वियतनाम है, फिर ये जो मलेशिया है, मलेशिया यहाँ पर भी है और मलेशिया ये वाला हिस्सा भी है, फिर ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का है, ये जितना ग्रीन कलर का पार्ट है सारा इंडोनेशिया है, यहाँ पे नीचे ईस्ट तिमोर है, यहाँ पे फिलीपींस है। तो ये जितने भी देश हैं ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आते हैं। आपको इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा है या जिसकी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लाओस अगर आप देखोगे तो लाओस जो है उसकी समुद्र की सीमा नहीं है। लाओस जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना के बीच में फंसा हुआ है। वो समुद्र का उसका जो टच है वो वहाँ पे नहीं करता है। तो हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशंस अगर हम देखें भारत और थाईलैंड के बीच में, तो इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा थाईलैंड विच वाज हिस्टोरिकली नोन एज सियाम वाज अंडर द रूल ऑफ द फुनान एम्पायर। तो अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो थाईलैंड को सियाम कहा जाता था और वो जो था फुनान एम्पायर के अंडर हुआ करता था। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़ स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन अथॉरिटी एंड किंगशिप आर लार्जली शेयर्ड बाय द इंडियन प्रैक्टिसेस। अब देखिए जो पॉलिटिकल वहाँ पे अगर चीज़ें देखें, राजनीतिक रूप में देखें, प्रशासनिक संस्थान देखें, वहाँ के विचार कैसे रहे, वो सब चीज़ें भारत में जो चीज़ें होती थी वो वहाँ पे पनपी। और एक जो ये वाला रोल था कि राजा जो है वो एक डिवाइन रूप में है, यानी कि भगवान का अवतार है, ये भी भारत से वहाँ पे पहुँचा। फॉर एग्जाम्पल द थाई किंग इज़ कंसिडर्ड एज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। थाई किंग को माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। A Tamil inscription found in Takuapa testifies trade links between the Pallav region of South India and Southern Thailand। तो एक तमिल इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी ये पाया जाता है कि जो पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, तो उसका रिलेशंस जो हैं वो सदर्न थाईलैंड से भी रहे हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस रहे हों। द थाई लैंग्वेज इज़ रिटन इन स्क्रिप्ट डिराइव फ्रॉम सदर्न इंडियन पल्लवा अल्फ़ाबेट। तो जो पल्लवा रीजन के टाइम पे या पल्लवा रूल के टाइम पे जो उनकी जो लैंग्वेज थी, वहीं से थाई लैंग्वेज की जो उत्पत्ति है वो भी वहीं से होती है। जो स्क्रिप्ट है वो उसी रूप में लिखी जाती है। अ मर्केंटाइल कॉरपोरेशन ऑफ साउथ इंडियंस कॉल्ड मणिकरामन had established a settlement here and built its own temple and tank and lived as a self-contained colony। तो एक मर्केंटाइल कॉरपोरेशन भी थी, यानी कि जो व्यापारिक एक निगम था, तो वो भी उन्होंने भी अपने एक सेटलमेंट बनाया था मणिकरम के नाम से थाईलैंड के अंदर, और वहाँ पे वो रह रहे हैं। ब्रह्मनिज्म एंड बुद्धिज़्म एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड ईच अदर इन थाईलैंड। तो ब्रह्मनिज्म भी चल रहा है वहाँ पे, यानी कि जो हिंदू रिलीजन है या सनातन धर्म है वो भी चल रहा है वहाँ पे, और बुद्धिज़्म धर्म भी चल रहा है थाईलैंड के अंदर, और दोनों एक साथ रह रहे हैं 13th सेंचुरी से। द मोन किंग्स ऑफ द्वारावती एंड द खमेर्स हैड पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म एंड बिल्ट सेवरल बुद्धिस्ट एडिफाइसेस बट एट द सेम टाइम हैड ऑल्सो अडॉप्टेड ब्रह्मैनिकल कस्टम्स। तो यानी कि जो बुद्धिज़्म की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे अपनाई गई हैं, और साथ साथ जो ब्रह्मैनिज्म की चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे अपनाई गई हैं। द थ्राइविंग कोएग्जिस्टेंस ऑफ द टू रिलीजन्स इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट while Thailand today is a Buddhist majority country,
देयर आर मैनी टेम्पल्स इन द कंट्री वेयर बुद्धिस्ट एंड ब्रह्मैनिकल गॉड्स आर केप्ट साइड बाय साइड। अब देखिए ये बहुत यूनिक बात है, बहुत अच्छी बात है कि थाईलैंड के अंदर देखा जाए तो आज के टाइम पे जो थाईलैंड है वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट कंट्री है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ के मंदिरों में देखेंगे तो वहाँ पे आपको साइड बाय साइड बुद्धिज़्म के रूप में, यानी कि जो लॉर्ड बुद्ध की वहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी, उनके साथ साथ जो हिंदू देवी देवता हैं, सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियाँ भी आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। द रामायण नोन इन थाईलैंड एज रामकृति, तो रामायण को थाईलैंड में रामकृति के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्लोरी ऑफ राम, और या रामायण यानी कि द अकाउंट ऑफ राम has provided an outlet of cultural expression in Thailand for both the elite and the common man। तो जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, एलीट क्लास है वहाँ की, और जो कॉमन आदमी हैं, एक यानी कि जो एक आम आदमी है यानी कि अभिजात वर्ग के लिए और एक आम आदमी के लिए, दोनों के लिए जो रामायण है, जो जिसको वो लोग रामकृति कहते हैं, वो अपना आप में एक ये दर्शाती है कि वहाँ की जो संस्कृति है वो क्या है। एपिसोड्स फ्रॉम द एपिक आर पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ अ बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड इनेक्टेड इन ड्रामाज एंड बैलेट्स। तो वहाँ पे जो ड्रामा होते हैं, बैलेट्स हैं, या दीवारें जो हैं बुद्धिस्ट टेम्पल्स की, तो वहाँ पर रामायण की जो एपिसोड्स हैं कि रामायण में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, वो चीज़ें वहाँ पे दर्शाई गई हैं पेंटिंग्स बना के। ऑल्सो द एपिसोड्स फ्रॉम महाभारत आर परफॉर्म्ड इन थिएटर्स। तो वहाँ के थिएटर्स में महाभारत में जो हुआ है, महाभारत के जो एपिसोड्स हैं वो भी वहाँ पे दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। Ayutthaya in central Thailand, which emerged in the 10th century, is derived from Ayodhya, birthplace of Lord Ram. From the 13th century onwards, several Thai kings assumed the title Ram। देखिए 13th century के बाद से कई सारे जो थाई राजा हैं उन्होंने अपना जो टाइटल लिया है वो राम के नाम से लिया है, which has become hereditary during the present dynasty। तो ये रीजन आप देख सकते हैं कि ये थाईलैंड है, यहाँ पे ये थाईलैंड है, और उसके बाद सब लोग वहाँ पे थाईलैंड में घूमने भी जाते हैं। ये थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और यहाँ पे इसको इस्थमस ऑफ करा भी कहते हैं, इस्थमस ऑफ करा। यहाँ से करा कैनाल की बात की जा रही है कि करा कैनाल बना दें जिससे कि गल्फ ऑफ थाईलैंड डायरेक्ट अंडमान सी से मिल जाए। तो नहीं तो अभी जो शिप्स होते हैं उन शिप्स को कैसे जाना पड़ता है, उन शिप्स को ऐसे नीचे से घूम के जाना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। अगर हम इस करा में ये जो इस्मस ऑफ करा है यहाँ पे एक नहर बना दें जिस तरह से पनामा कैनाल बनाई गई है, तो डायरेक्ट शिप्स गल्फ ऑफ थाईलैंड से डायरेक्ट अंडमान सी में आ जाएंगे, उनको ऐसे घूम के जाने नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर बात चल रही है इस्मस ऑफ करा के ऊपर। तो इस्मस ऑफ करा कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए कि वो थाईलैंड का पार्ट है, और वहाँ पे थाईलैंड में करा कैनाल बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है, सेंटर ने एक स्कीम लाए हैं टू रिहेबिलिटेट बेगर्स, यानी कि जो बेगर्स हैं, जो स्ट्रीट पर रहने वाले लोग हैं, भिखारी हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्वास करवाने के लिए उनकी, तो सेंटर एक योजना लेके आ रही है। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने एक स्माइल 75 के नाम से एक योजना लॉन्च की है, इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस एंगेज्ड इन बेगिंग। तो जो भी बेगिंग में है इन 75 आइडेंटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो इस वजह से 75 म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर ये देखा जा रहा है, 75 म्यूनसिपैलिटी के अंदर ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में समग्र तरीके से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो वहाँ पे बेगर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करवाया जाए, उनका पुनर्वास करवाया जाए। द इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज ऑनगोइंग स्माइल प्रोजेक्ट। तो एक स्माइल प्रोजेक्ट चल रहा है मिनिस्ट्री का, जिसका नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि उन लोगों को सपोर्ट देना जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, की उनकी लाइवलीहुड के लिए, उनकी आजीविका के लिए। तो उसके ऊपर एक स्माइल करके प्रोजेक्ट बना दिया गया है, फॉर विच 100 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड टिल 2025-26। तो 2025-26 तक के लिए 100 करोड़ रुपीज़ के लिए आवंटित भी किए गए हैं। स्माइल इनिशिएटिव विल कवर सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मेजर्स फॉर पर्सनस हु आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग विथ फोकस एक्सटेंसिवली ऑन रिहेबिलिटेशन। अब देखिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादातर रहेगा जो लोग बेगिंग में विश्वास रख रहे हैं या बेगिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, तो उनको उस चीज़ से निकालने के लिए और जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ के एक इज्जत की रोटी कमा सके, उस चीज़ के लिए उनको मदद की जाएगी। विथ फोकस एक्सटेंसिवली ऑन रिहेबिलिटेशन, उनका रिहेबिलिटेशन करवाया जाएगा। प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, की उनको जो मेडिकल सुख सुविधाएं हैं वो मिल पाएँ। काउंसलिंग की जाएगी उनकी, उनको अवेयरनेस किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, पढ़ाई दी जाएगी, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और इकोनॉमिक लिंकेजेस की जाएंगी जिससे कि वो काम कर सकें। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट टू एनुमरेट पीपल हु क्लीन सीवर्स, यानी कि जो लोग सीवर को साफ़ करते हैं तो उनकी एनुमरेशन करेगी सरकार। कहा जा रहा है कि उनकी गिनती करेगी कि वो कितने लोग हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कहा है कि एक प्रोग्राम वो करेंगे टू अंडरटेक अ नेशन वाइड सर्वे, पूरे देश में एक सर्वे किया जाएगा
टू एनुमरेट ऑल पीपल एंगेज्ड इन हजार्डियस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स। तो यानी कि जो खतरनाक क्लीनिंग होती है सीवर्स की, जिसमें डूबने से या जिसकी गैसेस की वजह से कई सारे जो सीवर साफ़ करने वाले लोग होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। एंड सेप्टिक टैंक्स एन एक्टिविटी दैट हैज़ लेड टू एटलीस्ट 351 डेथ्स सिंस 2017। तो ड्राइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस वर्क एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मिनिस्ट्री का ये कहना है कि सीवर साफ़ करना और मैनुअल स्कैवेंजिंग दोनों अलग काम हैं, और भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म की जा चुकी है, और जो इसका सीवर साफ़ करना है वो अब रहता है। द मिनिस्ट्री इंसिस्टेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग नो लॉन्गर टेक्स प्लेस इन द कंट्री। तो इंपॉर्टेंट बात है, सरकार का कहना यह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में अब नहीं होता। एज ऑल मैनुअल स्कैवेंजर्स हैड बीन अकाउंटेड फॉर एंड एनरोल्ड इनटू द रिहेबिलिटेशन स्कीम। ये ऑलरेडी पहले से ही इनको रिहेबिलिटेशन स्कीम में कर दिया गया। यानी कि हाथ से जो मैल ढोने वाले थे, ये मैनुअल स्कैवेंजर्स का क्या मतलब क्या होता था कि जो हाथ से मैल को ढोने वाले जो लोग होते थे उनको कहा जाता था मैनुअल स्कैवेंजर्स। द एनुमरेशन एक्सरसाइज सून टू बी कंडक्टेड अक्रॉस 500 अमृत जो है, यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो सिटीज़ हैं, 500 अमृत शहर जो हैं, तो उनके अंदर एनुमरेशन एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। इस पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स नमस्ते स्कीम। नमस्ते क्या है? ये है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि नमस्ते क्या है, स्माइल क्या है, नहीं तो क्वेश्चन आपको नमस्ते करके चले जाएंगे अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे। विच विल स्ट्रीम लाइन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेटिंग सैनिटेशन वर्कर्स एंड इवेंचुअली मर्ज विद एंड रिप्लेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जिसको कि 2007 में स्टार्ट किया गया था। तो नमस्ते स्कीम को अंडरटेक किया जा रहा है किसके द्वारा? 2 मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और जो विकास मंत्रालय है, जो घर का मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जो शहरी क्षेत्रों का जो विकास का मंत्रालय है और हाउसिंग अफेयर्स है वो, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो 2 मंत्रालय मिलकर काम को कर रहे हैं। भारत और इटली नेगोशिएट कर रहा है लीगल असिस्टेंस ट्रीटी पे। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यूज़ आती है कि भारत और इटली के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं है। ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, यानी कि जिसको हम MLAT भी कहते हैं शॉर्ट में, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है किसी भी 2 देशों के बीच में। अगर वहाँ पे केस ऐसा चल रहा है जिस केस में 2 देशों में लोगों को एक्स्ट्राडाइट भी करना पड़ सकता है, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजना पड़ सकता है, या एक देश से दूसरे देश में केस को अगर हमें ट्रांसफ़र करवाना है, तो वहाँ पे 2 देशों के बीच में ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का साइन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि म्यूचुअली दोनों देश एक दूसरे का जो कानून है उसको समझेंगे, और एक दूसरे के कानून की अवहेलना ना करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, अगर कोई कानून किसी देश का कुछ कहता है तो उस बात को मानेंगे। तो भारत और इटली आर फाइन ट्यूनिंग अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी दैट विल हेल्प द 2 कंट्रीज ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पर दोनों देश जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फाइनल एग्रीमेंट इज सेट टू बी स्टक amid concerns that maximum punishment for heinous crimes in India is the death penalty which has been abolished in Italy। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पे आ रही है, ये जो डील है, ये जो ट्रीटी है, ये क्यों साइन नहीं हो पा रही इटली के साथ? वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो हीनियस या जघन्य अपराध जो होते हैं उसके लिए मौत की सज़ा है, लेकिन इटली में कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि इटली में मैक्सिमम पनिशमेंट आपको उम्र कैद हो सकती है, या कुछ ऐसी हो सकती है कि आपको जेल में रखेंगे लेकिन आपको वहाँ पे मारेंगे नहीं। तो जब आपको मारेंगे नहीं और भारत में मार सकते हैं, तो यानी कि 2 देशों के जो कानून हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो अर्लियर जर्मनी हैड ऑल्सो रिफ्यूज टू साइन द MLAT विद इंडिया ऑन डेथ पेनल्टी ग्राउंड्स। तो भारत की जर्मनी के साथ भी इसलिए ही मुश्किल हो पाई क्योंकि जर्मनी में भी डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत में अभी भी डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, mutual legal assistance is a mechanism whereby countries cooperate with one another in order to provide and obtain formal assistance in prevention। अब देखिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्या मतलब है? अगर गृह मंत्रालय के हिसाब से देखें भारत के, उनका कहना यह है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीका है जहाँ पे 2 कंट्रीज़ कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ विद वन अनदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस, कि फॉर्मल असिस्टेंस मिल सके जिससे कि किस चीज़ में, प्रिवेंशन में, यानी कि रोकथाम में किसी चीज़ को दबा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, यानी किसी को सज़ा दिलवा सकते हैं किसी ने अगर ऐसा कोई क्राइम किया है, यानी कि जघन्य अपराध किया है।
तो डू नॉट एस्केप और सैबोटाज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर वांट ऑफ एविडेंस अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज़। यानी कि उनका कहना ये है कि ये इस ट्रीटी की मदद से ये होता है कि कोई भी कैदी या कोई भी मुजरिम इस वजह से ना बच जाए क्योंकि दो देश के कानून आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, ये एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठाते। तो इस वजह से अगर दो देशों के बीच में ट्रीटी साइन होगी तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन इटली में कोई दिक्कत करके भारत आ जाता है तो इटली अगर उस पर चाहे केस कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ अगर उसने लीगल ट्रीटी साइन कर रखी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन कर रखी है, तो उसका कानून जो है वो भारत के साथ काम कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा। तो भारत ने अभी तक करीब करीब 45 देशों के साथ एमएलएटी साइन कर रखा है। इंडिया और इटली का अभी तक बायलैटरल एग्रीमेंट इस चीज़ पे नहीं हुआ है। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रॉबिंग द 2013 अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम had to face multiple hurdles when Italy refused to extradite कार्लो जिरोसा, one of the 3 middlemen wanted by the CBI। तो 2013 में जो अगस्ता वेस्टलैंड एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर लेना था इटली से, तो उसमें बहुत बड़ा स्कैम देखा गया कि उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। वो हेलीकॉप्टर भी नहीं आए और भारत के खूब सारे पैसे भी लग गए। तो उसमें जो कार्लो जिरोसा हैं, जो एक 3 आदमियों में से एक मिडल मैन थे, यानी कि बिचौलिए थे, जिनको सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया जाना था, सीबीआई के द्वारा पकड़े जाना था। लेकिन जब एमएलएटी ट्रीटी नहीं साइन थी इंडिया और इटली के बीच में, तो इटली ने मना कर दिया कि हम उसको नहीं भेजेंगे भारत। इट हैड कंटेंडेड इन 2018 दैट द एक्सट्रेडिशन कुड नॉट टेक प्लेस एज द टू कंट्रीज डिड नॉट हैव एन एमएलएटी और अ फॉर्मल एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट। तो उनका कहना ये था कि 2018 में 2013 से जब से चल रहा था, 2018 में इटली ने ये कहा कि वो इसको नहीं भेज सकते भारत, क्योंकि भारत ने अब तक इटली के साथ जो एमएलएटी ट्रीटी है वो साइन नहीं की है। तो आज के टाइम पे सभी देशों के साथ एमएलएटी ट्रीटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक जगह का अपराधी दूसरी जगह पे भेजा जा सके अगर उसने कोई भी अपराध किया है दो देशों के बीच में। अगर एक आदमी किसी देश में है और एविडेंस दूसरे देश में है तो उनका ट्रांसफ़र ईजिली हो सके। नेक्स्ट, एक नई साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू पता चला है, GS3 की न्यूज़ आ रही है कि एक मेगालोडॉन करके कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ी शार्क हुआ करती थी, जो आज के टाइम पे जो बहुत बड़ी शार्क्स हैं उनको कुछ मिनटों में ही या कुछ बाइट्स में ही ख़त्म कर सकती थी। तो रिसर्च सजेस्ट्स कि एंशंट मेगालोडॉन शार्क कुड ईट अ वेल इन अ फ्यू बाइट्स। तो कि जो आज के टाइम पे जो वेल मछली है, जो सबसे माना जाता है कि समुद्र में या धरती पे रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, हाथी से भी बड़ी होती है वेल मछली, उसका वजन जो है वो हाथी से भी बड़ा होता है, तो उसको कुछ ही बाइट्स में ख़त्म कर सकती थी, इतनी बड़ी हुआ करती थी पहले एक मेगालोडॉन करके मछली। तो ये उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि दिखाया जा रहा है कि अगर ये वेल होती तो उसको ये इतनी बड़ी जो मछली है मेगालोडॉन एकदम खा जाएगी। तो मेगालोडॉन के अगर बारे में बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम दिया है वो ओटोडस मेगालोडॉन दिया है। ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, यानी कि धरती पे इस टाइम पे नहीं है। ये जो मैकरल शार्क हुआ करती थी उसकी ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, जो मिलियंस ऑफ साल पहले हुआ करती थी धरती पे। इट रोम्ड द ओशंस एंड एस्टिमेटेड 23 मिलियन टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, तो बहुत ज़्यादा पहले रहा करती थी। इट वाज द लार्जेस्ट शार्क टू एवर स्विम थ्रू अर्थ्स ओशन। तो कहा जाता है कि धरती के ओशंस में तैरने वाली इससे कभी कोई बड़ी मछली नहीं हुई, ये सबसे बड़ी मछली हुआ करती थी। द जाइंट ट्रांस ओशनिक प्रेडेटर वुड हैव वेड अराउंड 70 टन, 70 टन इसका वजन करीब हो सकता था, 10 हाथियों के बराबर। इट हैड एन एवरेज क्रूजिंग स्पीड फास्टर देन शार्क्स टुडे। ये कहा जाता था कि आज के टाइम पे जो शार्क्स जिस स्पीड से चलती है उससे भी तेज़ चलती थी। इट हैड द एबिलिटी टू माइग्रेट अक्रॉस मल्टीपल ओशंस, कई सारे ओशन जो हैं महासागर उनको पार कर सकती थी। इट वॉज बिगर दैन अ स्कूल बस एट अराउंड 50 फीट फ्रॉम नोज टू टेल, और करीब करीब स्कूल बस से भी लंबी है, यानी कि 50 फीट से भी ज़्यादा लंबी होती थी। इन कंपैरिजन द ग्रेट वाइट शार्क ऑफ द प्रेजेंट कैन ग्रो टू अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ अराउंड 15 फीट। तो मैक्सिमम इस टाइम पे जो ग्रेट वाइट शार्क है वो 15 फीट की हो सकती है, और अब इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये 50 फुट की हो सकती है। इंसान जो होता है वो नॉर्मली 5 से 6 फुट के बीच का होता है, जो नॉर्मल इंसान मिलेंगे आपको, जो ज़्यादातर जिनकी जनसंख्या आपको मिलेगी वो 5 फुट से लेकर 6 फुट के बीच में मिलेंगे। 5'2", 5'3" से शुरू हो जाते हैं और 6 तक चलते हैं। 6 के ऊपर भी मिलेंगे लेकिन वो बहुत रेयर होगा, और 5 से नीचे भी मिलते हैं, वो भी बहुत रेयर होते हैं, और 5 से 6 के बीच में ज़्यादातर पुरुष महिलाएं मिलते हैं। तो 5 से 6 फुट की जो हाइट होती है वो इंसानों की होती है। ग्रेट वाइट शार्क की मैक्सिमम लंबाई 15 फुट की होती है, और इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये 50 फुट की बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ज़्यादातर जो कमरों की हाइट होती है वो 11 फुट पे या 12 फुट की होती है एक कमरे में जो छत होती है, और ये 50 फुट है, यानी कि उसकी भी 4 गुना, यानी कि 4 मंजिल जितनी होती है, जितनी 4 मंजिल होती है उतनी आप मान सकते हैं कि उतनी लंबाई होती है करीब इस मछली की।
नेक्स्ट आता है वाटर फ्लैश फ्लड्स। तो डिज़ास्टर से न्यूज़ आ रही है कि फ्लैश फ्लड्स जो आ जा रहे हैं आजकल, की एकदम बारिश होती है और एकदम बहुत तेज़ी से बाढ़ जाती है, एंड वाई दे मे इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो एक्सेसिव और कॉन्टीन्यूस रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन कैन लीड टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर एंड कॉज फ्लडिंग। अब देखिए कारण क्या है कि बहुत तेज़ी से भारत में भी फ्लडिंग आ रही है आजकल, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि भारत में एक तो दिक्कत क्या है कि जो मानसून है वो कुछ ही समय के लिए रहता है, यानी कि जून जुलाई से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहता है, सितंबर अक्टूबर तक रहता है। तो इसी बीच में, इसी दौरान सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत के अंदर। तो अगर इसी में बारिश होनी है तो यानी कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है नदियों पे, नालों पे, जहाँ में पानी ट्रैवल करता है, जहाँ पे पानी बहता है। तो इसके वजह से लगातार बारिश होने की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये देखा जाता है कि पानी कहीं पे रुक गया है तो एकदम से अगर वहाँ से कोई चीज़ टूटती है तो बहुत तेज़ी से पानी आगे निकलता है, यानी कि बाढ़ जाती है। फ्लैश फ्लड्स रेफर टू सच अ सिचुएशन बट अकर इन अ मच शॉर्टर स्पान ऑफ टाइम। तो यानी कि फ्लैश फ्लड्स क्या है कि बाढ़ है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से वो आ जाए, बहुत कम समय के आपको नोटिस दिए बिना एकदम वो आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि फ्लैश फ्लड्स आ गए। फॉर इंस्टेंस द यूएस मेट्रोलॉजिकल एजेंसी नेशनल वेदर सर्विस सेज फ्लैश फ्लड्स आर कॉज्ड व्हेन रेनफॉल क्रिएट्स फ्लडिंग इन लेस देन 6 आवर्स। तो यूएस का कहना ये है, यूएस के नेशनल वेदर सर्विस का कहना ये है कि हम फ्लैश फ्लड्स तब कहेंगे जब बारिश 6 घंटे कम से, यानी कि अगर बारिश 6 घंटे कम भी हुई हो, 6 घंटे से कम हुई हो और उसी दौरान अगर फ्लडिंग शुरू हो जाए, इसका हम कहेंगे कि फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं। इट एड्स दैट फ्लैश फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम रेनफॉल लाइक व्हेन वाटर गोज बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ डैम। यानी कि जब डैम का लेवल अगर भर गया है, उसके बाद भी अगर एकदम पानी छोड़ना पड़ रहा है, तो भी फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। इन इंडिया फ्लैश फ्लड्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट। तो माना जाता है कि जब बादल फटता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। सडन इंटेंस रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेयर डू फ्लैश फ्लड्स कॉमनली हैपन। तो फ्लैश फ्लड्स ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं उन नदियों में जो नदी छोटी होती है, नैरो नदी होती है, यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा विशाल नहीं होती। छोटी नदियों के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा पानी अगर आ जाता है तो वहाँ पे बाढ़ जाती है। दे कैन ऑल्सो अकर इन अर्बन एरियाज लोकेटेड नियर स्मॉल रिवर्स सिंस हार्ड सर्फेसिस सच एज रोड्स एंड कॉन्क्रीट डू नॉट अलाउ द वाटर टू एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड। देखिए दिक्कत क्या है, शहरी क्षेत्रों में भी अगर कोई नदी बह रही है और तेज़ी से बारिश हो जाती है बहुत लंबे समय तक, 5-6 घंटे तक, तो वहाँ पे भी बाढ़ आ जाती है। इस वजह से क्योंकि शहरों में सारी सड़कें हैं या सब जगह जो हैं वो सीमेंट से और कंक्रीट से पैक कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीन के अंदर रिस कर नहीं जा पाता। जब ज़मीन के अंदर पानी नहीं रिस के जा पाएगा तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि पानी सड़क पे ही बहेगा और वो बाढ़ आ जाएगी। तो फ्लैश फ्लड्स कितने कॉमन हैं भारत में, अगर हम ये देखें तो भारत वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड कंट्री है दुनिया का बांग्लादेश के बाद। तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती हैं पूरी दुनिया में, और उसके बाद भारत में बाढ़ आती हैं। फॉर 1/5 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट ड्यू टू फ्लड्स। की एक 1/5 ग्लोबल डेथ, यानी 1/5 ग्लोबल डेथ का मतलब ये हुआ कि अगर पूरी दुनिया में फ्लड की वजह से 5 व्यक्ति मर रहे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति भारत का होगा। फ्लैश फ्लड्स हैव बीन कॉमनली विटनेस्ड इन सिटीज़ लाइक चेन्नई एंड मुंबई। चेन्नई मुंबई में देखा गया है, 2018 में, 2016 में देखा गया है कितने ज़्यादा फ्लड्स आए हैं मुंबई में और चेन्नई के अंदर। डिप्रेशन एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड अदर्स ऑल्सो कोस्ट फ्लैश फ्लड्स। तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि जो साइक्लोन आता है ईस्टर्न कोस्ट पे, जहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, तो वहाँ पे क्योंकि फ्लैश फ्लड्स, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी आते हैं, तो इस वजह से भी वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। तो रीजंस क्या हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डेटा एनडीएमए के अनुसार ये कहना है कि रीजंस जो हैं फ्लड सिचुएशंस के अकरिंग सो फ्रिक्वेंटली इज दैट नियरली 75% ऑफ द टोटल इंडियन रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड इन अ शॉर्ट मानसून। तो उनका कहना ये है कि 75% जो बारिश है वो भारत में मानसून के समय हो जाती है, तो उस टाइम पे इतना पानी जाता है कि कंट्रोल नहीं होता और बाढ़ आ जाती है। तो उनका कहना ये है जो भारत का एनडीएमए है। According to National Flood Commission, about 40 million hectares of land in the country are liable to floods and an average of 18.6 million hectares of land are affected annually। तो ये कहना, ये डेटा आप ध्यान रखिए कि 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिस पे बाढ़ आती है और 18.6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सालाना अफेक्टेड रहती है फ्लड्स से। फिर न्यूज़ आती है, डिफेंस से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और मलेशिया ने 4 दिन की एयर एक्सरसाइज शुरू करी है, जिसका नाम है उदर शक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट लेफ्ट फॉर मलेशिया टू पार्टिसिपेट इन अ 4-day बायलैटरल एक्सरसाइज उदर शक्ति विद द रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। तो मलेशिया और भारत के बीच में जो एयरफोर्स एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो है उदर शक्ति के नाम से। कहा जा रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप घर को रेंट पे देते हैं
तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे सेड जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन रेजिडेंशियल यूनिट्स इफ़ दे आर रेंटेड आउट टू प्राइवेट पर्सनस फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए उसको घर को रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है। हाँ, अगर वो उसको ऑफिस प्रीमाइस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, उसको कमर्शियल यूज़ में ले रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। यूएस इंडोनेशिया होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूएस और इंडोनेशिया एक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। इसमें खाली यूएस इंडोनेशिया नहीं है, और भी देश हैं। भारत भी यहाँ पे एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सोल्जर्स फ्रॉम द यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जॉइंट अ लाइव फायर ड्रिल पार्ट ऑफ एनुअल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑन सुमात्रा आइलैंड्स। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड में वहाँ पे चल रहा है एमिड ग्रोइंग चाइनीज़ मेरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 5,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं, चाहे वो यूएस के हों, इंडोनेशिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर, वो सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज इसका नाम है। ये अब तक ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो रही है 2009 से। यूके, कनाडा, फ्रांस और भारत भी इसके अंदर है। मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर, इन्होंने अपने ऑब्जर्वर भेजे हैं इस एक्सरसाइज में। क्योंकि भारत ने अपने ऑब्जर्वर भेजे हैं इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज है, इसलिए ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे न्यूज़ के लिए, हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस टाइम पे चीफ जस्टिस जेएस खेयर थे, तो उस टाइम पे 5 जज बेंच में कहा गया था कि ट्रिपल तलाक इनवैलिडेट कर दिया गया था, ट्रिपल तलाक बैन है। अगस्त 2017 का जजमेंट है। टॉप कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा था? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें कहा गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस केस में ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको बैन किया गया था। इस हिस्टोरिक वर्डिक्ट के बाद मिस बानो को उत्तराखंड का जो विमेन कमीशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आज भी इस पोजीशन को होल्ड करती हैं, काशीपुर में रहती हैं कि मिस बानो। आर्टिकल 311 विच एम्पावर्स द गवर्नमेंट। अब देखिए ये नेक्स्ट न्यूज़ है कि आर्टिकल 311 एम्पावर करती है सरकार को कि अगर सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कुछ बताया है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, इसकी वजह से कुछ खतरा हो सकता है देश को, तो उसको हटाया जा सकता है। कश्मीर में भी देखा गया है कि कश्मीर के एलजी ने, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस टाइम पे, उन्होंने कई सारे जो सरकारी नौकरी में जो वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे प्रोफेसर्स थे उनको हटाया है। वो जो JKLF के मिलिटेंट के जो बेटे हैं, बेटे बेटी हैं, वो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब वो पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उनको सरकार ने इस वजह से हटाया है कि वहाँ पे ये पाया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा कि वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट देखें तो SCO की समिट होने जा रही है समरकंद उज़्बेकिस्तान में सितंबर में, और G20 की समिट होगी बाली में नवंबर में, यानी कि इंडोनेशिया में। ऑबिटरी अगर हम देखें तो वेटरन ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ रीडर हैं, वो पास अवे हो चुकी हैं इस टाइम पे। सरोज नारायण स्वामी थी, तो वो 86 ईयर्स की थी और उनके अभी निधन हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सरोज नारायण स्वामी जी हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ रीडर थी। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको उसको सब समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।